बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी आप सबको नया साल मुबारक, और अल्लाह करे ये साल हम सब के लिए, आप सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 2022 जो सा था वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी टफ़ रहा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और बीइंग अ पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बहुत मुश्किल रहा। और ओवरऑली अगर आप देखा जाए, आप उसको इन्फ्लेशन के हवाले से देख लें, आप स्ट्रेस के हवाले से देख लें, जो एक सारा सिलसिला चलता रहा पॉलिटिकल इकोनॉमिक साइड पे, वो एक कंटिन्यूसली प्रेशर, टेंशन, और इसके साथ साथ डेफिनेटली जो लोग पीएसएक्स में हैं या किसी भी बिज़नेस में हैं, तो ओवरऑल बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साल जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो टफ़ रहा। और पीएसएक्स के हवाले से भी कोई बहुत अच्छा साल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और उसमें थ्रू आउट द ईयर ही अगर आप देखें तो एक मार्केट जो सा है वो एक बड़ी ही थिन रेंज के अंदर परफॉर्म करती रही, और उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी। तो अल्लाह करे कि ये 2023 जो सा है वो हमारे लिए बेहतर हो, और यही अल्लाह ताला से दुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान है, पाकिस्तान प्रॉस्पर्स करेगा तो हम भी प्रॉस्पर्स करेंगे, और साथ में पीएसएक्स भी या कोई भी और बिज़नेस है उसमें वो फिर एक्टिविटी आती है प्रॉपरली। तो दूसरे एंगल पे अब ये देखना है कि क्या ये साल में इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, कि आने वाले महीनों में कुछ स्टेबिलिटी आती नज़र आती है, या ये साल भी पूरा खुदा न खास्ता उसी तरह ही जिस तरह के एक रेंज में मार्केट भी मूव करती रही, इन्फ्लेशन के मसले, इकॉनमी के मसले, पॉलिटिकल साइड पे अनरेस्ट, ये तमाम सिनेरियो ही चलेंगे, क्योंकि इन्हीं न्यूज़ के ऊपर, इन्हीं ये सिचुएशन के ऊपर जो सा है वो मार्केट डिपेंड करती है। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, मार्केट कभी भी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकती। तो उसके हवाले से ही हमें अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो प्लान करनी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो प्रेजेंट सिनेरियो अगर आप देखें पिछले एक साल स्पेसिफिकली, और इवन चंद सालों से अगर आप देख लें, तो आप कोई लंबी प्लानिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि नो बडी नोज़ के आने वाले चंद महीनों के बाद क्या सिचुएशन होने वाली है। जबकि एटलीस्ट जो सा है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किसी भी कंट्री के लिए, कि कम से कम एक साल की प्लानिंग तो एक मुल्क के लिए बिज़नेस के लिहाज से या उसकी स्टॉक मार्केट के लिहाज से कोई बड़ा इशू ही नहीं है। मतलब प्लानिंग होती है दहाइयों की, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम एक साल की प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले चंद महीने में क्या होने वाला है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और अल्लाह से दुआ होनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन से पाकिस्तान बाहर निकले। अदरवाइज़ तो आप ये देखें कि जो लोग भी 40 to 50 की ब्रैकेट में है एज की, तो वो जब छोटे थे तब भी यही मसाइल थे, जब वो टीनेजर हुए तब भी यही मसाइल, वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गए, और अब एक ज़िंदगी के ऐसे फेज़ में आ गए जहाँ पे एजुकेशन के बाद एक 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी है प्रोफेशनल लाइफ में, वो चाहे जॉब हो चाहे बिज़नेस हो। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, 10 साल पहले भी इस तरह की सिचुएशन उन्होंने देखी होगी, 20 साल पहले भी इस तरह की सिचुएशन देखी होगी, अब छोटे होंगे तो बड़ों से भी यही बात हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे साथ बहुत से कंट्रीज़ जो से उस वक़्त कहीं स्टैंड नहीं करते थे दुनिया में इकोनॉमिकली, वो हमसे दुगने तिगने आगे चले गए हैं। तो ये सिचुएशन में तो बस अल्लाह की एक थोड़ी सी रहमत ही कह लें कि ये मुल्क किसी न किसी हद तक बचा हुआ है, सेव। अदरवाइज़ जिस तरह की सिचुएशन हमारे मुल्क में रही है, और जिस तरह रुथलेसली इस मुल्क के साथ किया गया है, तो वो कोई बाइद नहीं था कि ये शायद खुदा न खास्ता मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस में तो हम ऑलरेडी हैं, लेकिन शायद ये मज़ीद टूट जाता। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए कुछ जो पावर सर्कल्स हैं हमारे, वो लोग ऊपर आएँ, जो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफ़िक होके सोचें, ना कि अपनी ज़ात के लिए। तो फिर अल्टीमेटली जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, तो यकीन करें जो इंडिविजुअल लेवल पे भी हर बंदा जो सा है उसको फ़ायदा होगा। और बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान जो बिज़नेस कम्युनिटी है, और फिर आपकी स्टॉक मार्केट हो गई, ये भी डेफिनेटली पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट वो पोटेंशियल आप उसका कुछ नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ें ओवरऑल ठीक नहीं होंगी। तो दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह करे कि ये साल हमारे लिए बहुत बेहतर हो, और ये जितने भी क्राइसिस थे, ये क्राइसिस जल्द ख़त्म होकर एक स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकली सबसे पहले जब वो आ जाएगी, तो फिर इकनॉमिकली और कुछ चीज़ें, कुछ सिस्टम्स हमें बनाने पड़ेंगे, ताकि मुल्क में एक
जो केओस की सिचुएशन रहती है ये कम से कम ख़त्म हो, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। तो बाकी पीएसएस के हवाले से देखें, ये वीक स्पेसिफिकली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर बिल्कुल स्टार्ट होगा मंडे से। तो आप कह सकते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो डिस्कस किया था, कि लगता है चांसेस ये हैं कि 40,000 से ऊपर की क्लोजिंग जो है ईयरली बनती है। और आप देखें कि फ्राइडे को भी मार्केट ने तकरीबन 600 प्लस की क्लोजिंग दी और मार्केट ने तकरीबन जो है वो 40,400 से ऊपर की जो सी है वो क्लोजिंग दी। अब कल फर्स्ट डे है, सिचुएशन देखें इस मंथ में आपके दोबारा वही पंजाब के ऊपर जो है इस वक्त सिचुएशन है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके बारे में क्या होता है और पंजाब गवर्नमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है, आने वाले दिनों में क्या होता है। कोई बहुत ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन नहीं है एट द सेम टाइम, बट कुछ ना कुछ आप देखें कि सिचुएशन पॉलिटिकल साइड पे इंस्टेबिलिटी और अनसर्टनटी तो चल ही रही है। अब कभी बलदियाती इंतखाबात के वाले से नया सिनेरियो डेवलप हो जाता है जिस तरह अभी पंजाब का चल रहा है, फिर ये गवर्नमेंट क्या प्रॉपरली कंटिन्यू करती है या बीच में फिर कोई इंटरिम गवर्नमेंट का सिलसिला बन जाता है और आगे फर्दर एहतजाज शुरू हो जाता है अगर इमरान खान की तरफ से, तो वो किस तरफ जाता है। तो ये तमाम सिनेरियो अभी हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम, अगर आप देखें, दिसंबर में थे। सिचुएशन तकरीबन मोर और लेस हर आने वाले चंद दिनों के बाद या हफ्तों में कुछ ना कोई नई डेवलपमेंट होती है जो कि फ़िलहाल हमें किसी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा रही बल्कि अनसर्टनटी में इजाफा करती है। तो उस पूरे सिनेरियो में, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि एक रिज़ल्ट सीज़न है, दिसंबर क्लोजिंग आ गई है, आने वाले 2 माह में आप रिज़ल्ट्स देखेंगे, ख़ास तौर पे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इनके एनुअल रिज़ल्ट्स हैं, तो इनमें आप एक एक्टिविटी जो है वो देखेंगे। और उसमें इसलिए भी थोड़ा फ़ायदा है जो बैंकिंग सेक्टर्स में काम करते हैं कि क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी डिप में हैं। तो एक तो होता है कि किसी सेक्टर की या स्टॉक्स की जो ईयरली क्लोजिंग होती है वहाँ पे एक रिज़ल्ट बेस्ड रैली बनती है, बट एट द सेम टाइम अगर उस सेक्टर में, स्टॉक्स में ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी हो, चीज़ें बहुत अच्छे रेट पर हों, तो फिर मज़ीद एक जो सा चांस बन जाता है कि आप कुछ ना कुछ बेहतर गेन जो सा उसमें से ले सकते हैं। तो यही सिनेरियो इस वक्त बैंकिंग सेक्टर की तरफ आपके है। बाकी बहुत से स्टॉक्स, हर सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही अच्छे रेट्स पर हैं। बात फिर वहीं पे है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है, बट ये टाइम इस वक्त जो रेट्स हैं वहाँ पे एवरेज करने का है, बायबैक करने का है, पोर्टफोलियो बिल्ड करने का है, ना कि पैनिक में आके सेल करने के। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखें तो वो मल्टीपल ईयर लो के पास हैं और वो अब ऐसी पोजीशंस पर हैं जहाँ पे अगर मार्केट 600, 500, 700 पॉइंट का डिप लेती है तो वो लोअर लॉक की तरफ नहीं जाते बल्कि एक मार्केट का प्रेशर लेते हुए थोड़ा सा डिप तो लेते हैं। वो एक नेचुरल फिनोमिना है। तो कल के लिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है वीकेंड की, कि उसमें से स्पेसिफिकली कल के लिए वो स्टॉक्स कौन से हैं जिनको हम थोड़ा सा कंसिडर करें, जिनमें थोड़ा सा बाय करना बनता है, बड़े अच्छे लेवल पे हैं। और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सा लास्ट वीक में अगर गेन आया तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो क्विकली उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो फिर वीक डेज़ में साथ साथ हम चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिस्कस करते रहेंगे। तो अब उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेसिफिकली कल के लिए हमारी इनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन स्टॉक्स को बार बार मेंशन करना स्टार्ट कर देता हूँ अपनी वीडियोस में, जो कि उन लेवल्स पर होते हैं जहाँ पे बाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है विद मिनिमम रिस्क। तो असल टाइम ही वो होता है कि आप उन स्टॉक्स को फोकस करें, इस तरह की सिचुएशन में उनको मेंशन करें जो कि बिल्कुल अपनी लो प्राइस के पास है और वहाँ से चांस ये है कि रिस्क मिनिमम है और प्रोबेबिलिटी उसमें गेन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रादर कि आप उन स्टॉक्स को डिस्कस करें जो कि ऑलरेडी जो है 15-20% जो है वो गेन कर चुके हैं। सो इसीलिए सबसे पहले क्लोवर को काफ़ी अरसे के बाद मैंने मेंशन किया। एक दफ़ा जब ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकला था, जब न्यूज़ आई थी मार्केट आवर्स के बाद, तो इसको मेंशन किया था कि इसमें जिस रेट पे भी मिले आप एंट्री ले लें तो एक रैली बनेगी। और आपने देखा कि उस वक्त ये 14-15 के पास ही था और वहाँ से स्टेट वेस ने आई थिंक 28-30 के पास तक की रैली बनाई थी। तो क्लोवर एक ज़माने में बहुत अच्छा स्टॉक था, फिर इसमें कुछ इश्यूज चले, डिफ़ॉल्टर काउंटर में गया, वो चीज़ हमने डिस्कस भी की हैं। अभी इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि 16 से नीचे की प्राइस वो प्राइस है जहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है और यहाँ से 5-6 रुपये का गेन आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप 5-6 रुपये ना भी कंसिडर करें, आप सिर्फ 20 का टारगेट भी रख लें तो वो भी
इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगी ये इमीडिएटली आपको जो सा वो प्राइस मिल सकती है। तो ये असल में राइट टाइम है जहाँ पर आप क्लोवर को आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। सो 16 के आसपास या 16 से नीचे क्लोवर को कल भी अगर आपको मिलता है थोड़ा सा डिप पे तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट किया तो विद इन नो टाइम, विद इन अ वीक आप इसमें से 2-3 रुपये का गेन भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमा। प्रीमा को भी काफ़ी अरसे के बाद मेंशन किया, उसकी भी रीज़न यही है कि ये भी काफ़ी अरसे के बाद जो सा अगर आप देखें तो ये दोबारा जो सा है वो 17 से नीचे आया। अदरवाइज़ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये 20 से ऊपर ट्रेड करता है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, कंटिन्यूस ग्रोथ दे रही है कंपनी, अच्छी ईपीएस आ रही है, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है, आपको प्रोडक्ट्स भी इनकी पता है मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। मेरे ख्याल में हर आदमी को ही इसका पता होगा और उसकी यूजेज में भी शायद कुछ ना कुछ इनकी प्रोडक्ट्स हों। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रीमा भी आपको 17 या 17 से नीचे आपको कल मिलता है तो इसको स्टिल आप टारगेट कर सकते हैं। और ये भी इमीडिएटली वो स्टॉक है जो कि आपको आने वाले दिनों में 20 से ऊपर की प्राइस जो सा है वो दे देगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो क्लोवर और प्रीमा दोनों को ही आप जो सा वो कंसिडर कर सकते हैं कल, इवन ब्रेक इवन पे जो उनकी क्लोज प्राइस आई है या डिप पे अगर आपको चांस मिलता है तो आप इनको कंसिडर करें तो आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा गेन कर सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। उसके बाद आ जाएं जी मिचेल्स। मिचेल्स का रिज़ल्ट आया 29 को और एक्सपेक्टेशन थी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन तकरीबन मोर और लेस वो सेम लॉस उसने शो किया जो कि लास्ट ईयर जो है सेम पीरियड में शो किया था। बट क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी लो प्राइस के पास था, उसकी जो प्राइस 80 के आसपास, 80 से नीचे ये वो प्राइस है जहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई डिप नहीं आया। और अभी मिचेल्स के लिए स्ट्रेटजी अगेन मैं फिर बता दूं, एक दफ़ा याद करा दूं कि मिचेल्स जब 150 से ऊपर भी ट्रेड करता था तो ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ईपीएस शो नहीं करता था। इसके रिजल्ट्स मोर और लेस वो कोई बहुत हैवी ईपीएस के साथ नहीं आते, बट डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट जिस क्वार्टर में भी इसमें आई तो फिर आप इसको बड़ा इमीडिएटली आप देखेंगे, बल्कि उस रिज़ल्ट से पहले ही जौन सा आप देखेंगे इसमें बड़ी अच्छी रैली बन जाएगी। तो मिचेल्स में भी एक्चुअली जो प्राइस है 80 से नीचे, 80 के आसपास, ये वो प्राइस है जहाँ पर अगर आप इसको बाय करें, एवरेज करें तो यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। सो रिस्क मिनिमम हो जाता है और आगे फर्दर इसमें एक आपको गेन के चांस जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। और मिचेल्स का ये है कि इसकी जो रैली बनती है वो हमेशा अगर आप इस पूरे साल में भी देखें तो वो मिनिमम भी आप देख लें कि 15-20 रुपए की रैली बन जाती है अगर थोड़ा सा भी इसको टाइम मिले। और अगर थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करे तो वो रैली जो सी है वो 20-30 रुपए तक भी चली जाती है, जो कि अगर आप देखें तो एक बड़ी अच्छी परसेंटेज बनती है। सो मिचेल्स भी जिनके पास 80s में लिया हुआ है या 80 के आसपास लिया हुआ तो बेस्ट उसको होल्ड करें। जिन्होंने 90s में भी लिया हुआ है वो इसको होल्ड करें, अगर ये 80 से नीचे जाता है तो वहाँ पे एवरेज करें। और वैसे भी ये स्टॉक साइड आइटम है और इसको हमने टारगेट किया हुआ था कि मिनिमम होल्डिंग आपने 3 to 6 मंथ की रखनी है ताकि उसमें 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाएं। तो ये 30 सितंबर का रिज़ल्ट क्योंकि भी आए हैं, अभी दिसंबर क्लोजिंग के रिज़ल्ट आएंगे तो जैसे ही आने वाले क्वार्टर में किसी में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी जिसके चांसेस हैं तो फिर इसमें आप बड़ी एक वर्टिकल रैली जो सी है वो देख सकते हैं। उसके बाद आईटी सेक्टर में वेंसियन, इसको मैं कंटिन्यूसली मेंशन कर रहा हूँ, इसकी रैली ड्यू है, नहीं बन पा रही ड्यू टू मार्केट। बट दिस इज़ द टाइम नाउ कि जो इसकी दिसंबर क्लोजिंग है जिसके रिजल्ट्स में हमेशा ये हिस्टोरिकली पे आउट देता है, बोनस देता है। और अच्छा रिजल्ट तो आपको पता है इससे एक्सपेक्टेशन है। ओवरऑल कंपनी जो सी है वो उसकी ग्रोथ, उसके प्रोजेक्ट्स, उसका बिज़नेस आप सबके सामने है। तो इसलिए इस वक्त जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है, इवन 70s की कोई भी रेट हो वो भी इसका बहुत अच्छा रेट है। तो इस वक्त 70 से नीचे मिलना मींस के इस वक्त इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप वेंसियन को यहाँ पे बाय कर लें या एवरेज कर लें। तो अब जो टाइम इसका दिसंबर में जो इसकी रैली बननी चाहिए थी बट मार्केट की सिचुएशन थी वो आपके सामने थी, तो यही जनवरी फरवरी में इसकी आप एक अच्छी रैली देखेंगे और 100 का आप इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं। और अगर आप इस प्राइस पे देखें तो 100 की प्राइस तक जाना भी इवन एक अच्छी परसेंटेज जो सी है वो आपको गेन मिल सकता है। प्लस इसके जो आने वाले रिजल्ट हैं और अगर अच्छा पे आउट अनाउंस होता है तो फिर ये आपको मज़ीद बहुत अच्छी रैली जो सी है वो दे सकता है। सो वेंसियन को इन रेट्स पर बिल्कुल आप जो है वो बाय करने के लिए या एवरेज करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं।
इसी तरह नेटसोल है जी। नेटसोल ने तो खैर एक हमें इस दफ़ा 2022 में अच्छी गेंद दिया, और ये हमने 87 84 के पास जो है इसको पहले भी टारगेट किया था, और उसके बाद इसने 120 तक की एक रैली बनाई थी। फिर ये काफ़ी अर्सा डिप लेकर अगर आप देखें तो ये 100 टू 105 के दरमियान भी ट्रेड करता रहा, फिर 110 टू 115 के दरमियान भी ट्रेड करता रहा, और अब काफ़ी अरसे के बाद ये दोबारा 90 से नीचे आया है। तो अगेन इट मीन्स कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप इसको बाय करें यहाँ पर, और आप इसी स्टॉक में दोबारा आप इसको जो सा एक अच्छा गेन ले सकते हैं। और जिनसे अगर उन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या हाई साइड पे बाय किया था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और ये डाउन साइड पे आ गया, तो वो यहाँ पे फिर एवरेज कर सकते हैं। ओवरऑल इसमें भी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आप देख रहे हैं, रिजल्ट्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, और आने वाले रिजल्ट भी बेहतर होंगे। आईटी सेक्टर ओवरऑल वैसे भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो आप इजीली इसमें एक अच्छी जो सी है वो मूवमेंट देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे सिस्टम उन स्टॉक्स में जिसने बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया 2022 में, और अभी आप दिसंबर में भी देखें तो ये 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, और ये पिछले हफ्ते में अगर आप देखें तो इसमें जो एक डिप आया, और ये जो सा 480 से नीचे आया। तो जो लोग ऑलरेडी जिन्होंने 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की थी, जिसको मैं सजेस्ट भी किया था, जिन्होंने पहले से बाई किया हुआ था और एक अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट ले चुके हैं, तो वो इसको डिप पे अब दोबारा जो सा है वो टारगेट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट ट्रेड्स, और शॉर्ट टर्म गेन के लिए, प्लस डे ट्रेड भी आपको इसमें मिल सकती है। बट अगेन हाई साइड पे जब ये दोबारा 500 से ऊपर जाए, लॉन्ग टर्म में तो स्टिल इसमें पोटेंशियल है कि ये आने वाले जो सा है महीनों में आपको 600 की भी प्राइस दे सकता है। बट अगेन अगर आपने जब ये 300 से नीचे था, 300 के पास था, फिर एक टाइम आया, फिर एक टाइम आया जब ये 400 के आसपास काफ़ी देर तक रहा, तो वहाँ पे देखें अगर आपने बाय नहीं किया और आप 500 पे जाके आपका दिल कर रहा है कि बाय करें, तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम कि एक स्टॉक जब बिल्कुल डाउन साइड पे होता है, लेकिन वो होता ठीक है, अच्छा स्टॉक होता है, तब आप बाय करने से घबराते हैं। वही स्टॉक जब कोई 20 25 50% ऊपर चला जाता है, तो फिर आपके जहन में आता है कि यार इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसको बाय करना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम होती है जबकि हम मार्केट में फिर स्टक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। बट ओवरऑल सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, अ वेरी गुड स्टॉक। तो 480 से नीचे इसी तरह जिस तरह ये लास्ट टाइम इसने एक डिप लिया था, 3-4% का डिप लेता है, तो वहाँ पे आप डाउन साइड पे बाय करें, तो आपको डे ट्रेड भी मिल सकती है, 1-2 दिन में भी एक अच्छा गेन मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी हपको। हपको अगेन बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, और इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ कि मैं हमेशा जिस तरह कहता हूँ कि असल पॉइंट वो होता है, अगर किसी का आप चाहते हैं पीएसएक्स में फ़ायदा हो, तो वो स्टॉक मेंशन करें जो कि लो साइड पे हो बट उनमें पोटेंशियल हो आगे जाने का, ना कि जब ये स्टॉक 10 पे ऊपर चला जाए तो फिर मैं इसको मेंशन करूं, तो मींस कि मैं ऑलरेडी इसकी जो सी है कोई 10-15% की रैली मिस कर चुका। सो दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली कि 60 के आसपास या उससे डाउन साइड पे 61 62 किसी भी प्राइस पे आपको मिले, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है कि वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में आपको इसमें से इंशाल्लाह ताला विद मिनिमम रिस्क अच्छा गेन ही जो सा है वो मिलेगा। और आपको वो स्टॉक है जो कि इस वक्त जिन रेट्स पर है वहाँ पे आपको कैपिटल गेन भी देगा, और नॉर्मली तो ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि आपके पे आउट के लिए होते हैं, तो वो डिविडेंड के हिसाब से अगर देखें तो भी आपको जो सा है एक बड़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके बाद टीपीएलपी, इसको हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। अगेन वही कहूँगा कि 17 या उससे नीचे आपके पास अगर तो बाइंग कर लिया तो होल्ड करें, आपको ये स्विंग ट्रेड दोबारा मिल जाएगी, और 19 से ऊपर जैसे जाए तो वहाँ पर फिर आपने 20 को टारगेट कर लेना है कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। जिन्होंने नहीं बाय किया वो इसको 17 या उससे बिलो जो सा बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और आपको एक ये विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अच्छी जो सी है वो ट्रेड दे देगा। और लगता ही है कि इस वीक में टीपीएलपी जो सा एक अच्छी मूव बनाएगा। सो कल डिप पे आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हैस्कॉल पे। हैस्कॉल का भी आप सबको याद है, इसको हमने जब इनिशियली टारगेट किया था 6.5 से नीचे, और फिर इसने एक 8 से ऊपर तक की रैली बनाई थी, और वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग का कहा था या स्टॉप लॉस का कहा था। तो देखें स्टॉप लॉस प्रॉफिट टेकिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपका एग्जिट हो जाता है अच्छे लेवल्स पर, और दोबारा आपके पास चांस मिल जाता है कि आप उसी स्टॉक को डाउन साइड पे बाय कर सकते हैं। और यही हमने स्ट्रेटजी रखी थी 7 के स्टॉप लॉस के साथ।
तो हेस्कोल को अब आप 6 से नीचे बिल्कुल बाय बैक कर सकते हैं दोबारा, और यहाँ से आप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7 to 8 की प्राइस तो आपको दे ही देगा ये शॉर्ट टर्म में। और जो कि इससे न्यूज़ एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल सकता है, और इसकी जो फाइनेंशियल्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, तो उस लिहाज से तो फिर एक बेहतर रैली आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेस्कोल को बिल्कुल आप 6 से नीचे जो है वो टारगेट कर सकते हैं अगर आप छोटे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो। उसके बाद आ जाए जी OGDC। आप सबको याद होगा कि जब ये 72 के पास था तो मैं इसको बार बार मेंशन करता था, वही रीज़न कि जब स्टॉक अच्छा स्टॉक हो और बिल्कुल लो प्राइस के पास हो तो एक्चुअली दैट वाज द बेस्ट टाइम कि जब आपने उसको टारगेट करना है। तो यही चीज़ मैं OGDC को मेंशन करता था, और आपको याद होगा जो मेरी वीडियोस देखते हैं कि 72 to 70 के दरमियान, 73 के पास मैं कहता था बाय करें, और इसमें आपको एक अब एक्स होने के बाद अब स्विंग ट्रेड जो मिलेगी उसमें से 78 to 80 पे आपने फिर इसको जो सा वो टारगेट कर लेना है फॉर प्रॉफिट टेकिंग। तो अभी अगर आप देखें तो इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 के पास ही है। तो जिन दोस्तों ने तो अभी भी इसकी होल्डिंग की हुई है और प्रॉफिट में है, तो वो अब जो सा है 75 के स्टॉप लॉस के साथ इसको जो सा वो होल्ड कर लें, और अगर 80 से ऊपर जाता है तो इस तरह अपने स्टॉप लॉस को जो सा वो ट्रेल करते जाएं। ओवरऑल OGDC PPL दोनों ENP सेक्टर के स्टॉक्स हैं। POL को भी आप कंसिडर कर लें तो ये तमाम स्टॉक्स बड़े अच्छे स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, लेकिन बहुत ही लो लेवल्स पे अवेलेबल हैं। प्लस OGDC के जो स्टेक्स हैं वो रिकोडिक में भी हैं, और रिकोडिक आपको पता है मल्टी बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, और अगर वो प्रॉपरली टाइमली एग्जीक्यूट होता है, ऑपरेशनल होता है, तो उसमें OGDC के लिए फर्दर जो है वो बहुत एक उसके लिए जो है ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो हैं स्टॉक के हवाले से। तो OGDC जो इतने सालों से काफ़ी एक किस्म का कह लें कि आप लो साइड पे है, तो आने वाले महीनों सालों में ये दोबारा से अपनी पोजीशन जो सी है रीगेन कर सकता है, जो कि एक टाइम पे OGDC की होती थी। सो OGDC प्लस इन जो लेवल्स हैं 70s में बहुत ही सिक्योर प्राइस है जहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अटक रिफाइनरी आ जाएं। अटक रिफाइनरी अनदर स्टॉक जिसने हमें इस साल बड़ा अच्छा गेन दिया, और इसकी पूरी स्ट्रेटजी आपको पता ही, हम साथ साथ डिस्कस करते रहते थे। और इसमें हमने 170 से ऊपर जब गया तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग का कहा, और स्टॉप लॉस का 165 पे जो सा कहा। और अब आप देखें जब ये दोबारा 140 से नीचे आया तो हमने कहा था इसको आप टारगेट कर सकते हैं। प्लस इसने एक टाइम पे 130 को भी ब्रेक किया, तो वहाँ पे भी इस जैसा किया कि अब तो मज़ीद बेहतर है कि आप उसको अगर एवरेज करें या बाय बैक करें तो और बेहतर है यहाँ से, क्योंकि इसमें पूरा पोटेंशियल है कि बाउंस बैक करेगा। और इसने उसी दौरान अगर आप देखें तो तकरीबन 130 से नीचे का लो लगाकर दोबारा जो है 140 से ऊपर की जो सी है वो क्लोजिंग दी आपने देखा। तो इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अच्छा बाउंस बैक। और अटक रिफाइनरी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हमेशा ऐसी ही मूवमेंट बनती है। डिप भी उसका काफ़ी स्टीप डिप होता है, लेकिन इसी तरह जब उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, रिकवरी आती है, गेन आता है, तो वो भी काफ़ी वर्टिकल होता है। तो आपने देखा कि 143.5 की तकरीबन इसने क्लोजिंग दी, और ये तमाम चीज़ें 2 वीक के अंदर अगर आप देखें तो ये तकरीबन अच्छा जो सा एक फ्लक्चुएशन या एक प्राइस रेंज बनती है। तो अगर आपने राइट टाइम पे इसमें एंट्री ली तो आप ऑलरेडी जो सा एक अच्छा गेन कर चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने भी 130 में या 130 से नीचे इसको टारगेट किया था, वो 140 का स्टॉप लॉस रख के जो सा इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट सपोर्ट करती है, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 200 होगा। बट इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट किस तरफ मूव करती है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन। इसके साथ ही रिफाइनरीज में अगर देखें तो नेशनल रिफाइनरी है, और इसके बाद वो भी अटक बीइंग अ पार्ट ऑफ अटक ग्रुप, उसमें भी एक अच्छी मूवमेंट जो सी है वो एक्सपेक्टेड है। मीडियम स्टॉक्स में अगर आप देखें तो PRL छोटे स्टॉक्स में बहुत लो साइड पे है। 14-15 से नीचे कोई भी प्राइस मिले आपको तो वो बड़ी ज़बरदस्त बाइंग रेंज है या एवरेज करने के लिए अच्छी है। और जो इस वक्त तकरीबन 13 की प्राइस है वो बिल्कुल आप उसको जो सा वो एवरेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं इसमें तो, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोबारा से आपको जो सा वो 20 की प्राइस ज़रूर देगा। बट इट ऑल डिपेंड्स अगेन ऑन मार्केट, क्योंकि जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल रहती है, डाउन साइड पे रहती है, प्रेशर पे रहती है, तो फिर कुछ स्टॉक जो से वो उस अरसे के लिए जब तक कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज ना हो, वो एक थोड़ा सा एक छोटी सी प्राइस रेंज में मूव करते रहते हैं या थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। तो PRL इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इसमें जो स्टेक्स हैं PSO के, और PSO की आप न्यूज़ सुन रहे होंगे साथ साथ कि उसका जो आउटस्टैंडिंग है और सर्कुलर डेट है, उसके जो रिसीवेबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो सा उनके लिए प्रॉब्लम जो सी है वो हो रही है।
तो एनीवेज ओवरऑल PRL इज़ अ गुड स्टॉक, और अगर आप देखें इसके रिसेंट रिजल्ट तो इसकी लॉस पर शेयर से ही अर्निंग पर शेयर पे ऑलरेडी आ चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी फर्दर जो सा इसमें एक अच्छी आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो इस वक्त जिस प्राइस पे है वहाँ पे रिस्क आपका मिनिमम है, और यहाँ से एक अच्छे गेन के चांसेस जो से हैं। तो छोटे स्टॉक्स में अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो PRL विल बी अ गुड चॉइस। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि एक मैक्सिमम स्टॉक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिकली जो कि अच्छे रेट्स पर हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, या कुछ वो स्टॉक जिनको हमने लास्ट वीक में टारगेट किया था और वो इन लेवल्स पे हैं जहाँ पे आपने अब या तो स्टॉप लॉस लगाना है या उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो यही स्ट्रेटजी के साथ हम जो सा आगे फर्दर भी अपनी डिस्कशन जो सी है वो करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। और फर्स्ट डे है कल, फर्स्ट ईयर का बिल्कुल ट्रेडिंग सेशन, मंथ का भी और ईयर का भी, तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर गुड। बट जो एक क्लोजिंग थी आपकी 40,000 से ऊपर की वो आ चुकी है, थोड़ी सी मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है। उस करेक्शन में हमने बेसिकली बाय ऑन डिप की जो सी है वो स्ट्रेटजी को देखना है, ना कि किसी किस्म का पैनिक लेना है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, प्लस बैंकिंग सेक्टर मैंने आपको कहा, फाइनेंशियल सेक्टर ओवरऑल आप कह लें, तो उसमें एक अच्छी मूवमेंट आने वाले दिनों में जो सी है वो बन सकती है। और ये चीज़ें हम फिर साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।